जैसे ही हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जीएसटी के कंप्लायंसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। टाइम टू टाइम पर हमको जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, टाइम टू टाइम पर हमको जीएसटी का पेमेंट करना होता है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से हमको एक अकाउंटेंट रखने की जरूरत पड़ती है। जीएसटी में कंप्लायंसेस कम हो, इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई स्कीम भी लेके आई है जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और अगर आपको किसी को सजेस्ट करना है कि किसी भी पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसको रेगुलर डीलर में रहना चाहिए या फिर कंपोजिट डीलर में रहना चाहिए, कौन सी स्कीम उसके लिए बेस्ट रहेगी, यह आज हम एक लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करके यहां पर हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का क्या होता है। देखिए सर, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम क्या करते हैं, या तो हम करते हैं सर गुड्स की सप्लाई करते हैं या फिर हम सर्विस की सप्लाई करते हैं। नॉर्मली जीएसटी के अंदर एक रूल्स है कि अगर मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, मेरा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अगर 40 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सर्विस के केसेस में अगर मेरा टर्नओवर यानी कि ग्रॉस रिसीट मेरी 20 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाती है, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन जैसे ही मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता हूं, मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक है सर रेगुलर डीलर और दूसरा है कंपोजिट डीलर। अब यहां पर मैं रेगुलर डीलर में रहूं या फिर मैं कंपोजिट डीलर में रहूं, दोनों को हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते हैं कि दोनों के बीच में कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं सर एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। नॉर्मली गुड्स के केसेस में मैंने आपको बताया सर 40 लाख रुपीस की लिमिट है और अगर मैं सर्विस की सप्लाई करता हूं तो 20 लाख रुपीस की लिमिट है। 40 लाख रुपीस और 20 लाख रुपीस आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपका टर्नओवर अगर 1.5 सीआर है, कितना सर, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर तक है, यानी कि 1.1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपीस तक का अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आप एक स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम, वॉलेंटरी स्कीम ऑप्टेड बाय बिजनेस विद टर्नओवर अप टू रुपीस 1.5 करोड़ एंड 75 लाख नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। तो उसके पास में एक ऑप्शन होता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करूं जहां पर मेरे कंप्लायंसेस कम हो जाए। लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वाला ये ऑप्शंस आपके पास में आएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर मैं कोई रेगुलर स्कीम में आता हूं, अब रेगुलर स्कीम और कंपोजिट डीलर के बीच में थोड़ा सा आप डिफरेंस बता दीजिए, फिर हम इसके बाद में कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होंगे। अब यहां पर ध्यान से समझो, अगर मैं रेगुलर डीलर में आता, अगर मैंने रेगुलर डीलर की स्कीम मैंने ऑप्ट की है, रेगुलर डीलर हूं, मैं क्या करूंगा सर, जो भी मैं गुड्स के सर्विस की सप्लाई करूंगा, जो मैं सेल्स करूंगा, इसके लिए मुझे मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा। जीएसटीआर 1 मैं सेल्स के लिए फाइल करूंगा। अगर मेरा सेल्स यानी कि मेरा टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो मैं यहां पर एक आईएफएफ का ऑप्शन आता है, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, इस ऑप्शन का भी यूज करके मैं सिर्फ B2B की डिटेल्स यानी कि बिजनेस टू बिजनेस की डिटेल्स मंथली पोस्ट करूंगा और पूरा जीएसटीआर 1 में क्वार्टरली फाइल करूंगा। और अगर मैं जिस भी पर्सन से गुड्स परचेज करता हूं उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो उसके लिए मुझे मेरा जीएसटीआर 2 भी मैच करना पड़ेगा और फिर मुझे अपना जीएसटीआर 3 भी यानी कि पेमेंट करने के लिए मुझे जीएसटीआर 3 भी फाइल करना होगा। तो अगर मैं रेगुलर डीलर में होता हूं तो मुझे ये रिटर्न्स एवरी मंथली या फिर क्वार्टरली मुझे फाइल करने होंगे। लेकिन अगर मैं कंपोजिट डीलर की बात करूं तो कंपोजिट डीलर में क्या होता है कि नॉर्मली आपके लिए सर जीएसटीआर 4 और अगर एनुअली बात करें तो जीएसटीआर 9A रिटर्न्स और क्वार्टरली रिटर्न जेसीएमपी 08 फॉर्म जहां पर आपको पेमेंट्स करना होता है, ये क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल होता है और एक आपका एनुअली जीएसटीआर 4 फाइल होता है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलो सर, अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि एप्लीकेबल की रेट। अगर मैं रेगुलर डीलर में हूं, अगर मैं रेगुलर डीलर में हूं तो जो भी गुड्स में सप्लाई कर रहा हूं उस गुड्स के ऊपर जितना भी % का जीएसटी रेट है वो मुझे जीएसटी चार्ज करना होगा।
तो रेगुलर डीलर में क्या होता है कि मैं क्या करता हूं, जो भी गुड्स सप्लाई करता हूं या फिर सर्विस सप्लाई करता हूं उस पर जीएसटी चार्ज करके सामने वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट करता हूं। लेकिन अगर मैं कंपोजिट डीलर की बात करूं तो कंपोजिट डीलर जो होता है वो सामने वाले पर्सन से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि उसकी जो भी बेसिक कॉस्ट है वो ही सामने वाले पर्सन से कलेक्ट करेगा। रेगुलर डीलर क्या करेगा सर, सामने वाले पर्सन से जीएसटी चार्ज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल में यह है कि अगर मैं रेगुलर डीलर की बात करूं तो मेरा 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और उस पर 12% के हिसाब से टैक्स है, तो मैं 12 रुपए उससे एक्स्ट्रा चार्ज करके 112 रुपए सामने वाले पर्सन से कलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं कंपोजिशन स्कीम की बात करूं और 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं सामने वाले पर्सन से सिर्फ 100 रुपया ही उससे कलेक्ट करूंगा। तो यहां पर आपको दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझ में आया है कि रेगुलर डीलर जो होता है वो सामने वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट करता है और कंपोजिट डीलर जो होता है वो सामने वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट नहीं करता है। तो एप्लीकेबल रेट यहां पर नॉर्मली 5%, 12, 18, 28 जो भी पर्सन का रेट है वो लगेगा। लेकिन अगर मैं कंपोजिट डीलर की बात करूं तो 1% यानी कि मैन्युफैक्चरिंग केस में 1% या 2% जो भी रेट है वो वहां पर एप्लीकेबल होगा। ये अपनी जेब से आप कंपोजिट डीलर वालों को पे करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसका टर्नओवर हुआ पूरे महीने का सर 1 लाख रुपए, तो वो 1000 रुपए का टैक्स पे करेगा। 1% के हिसाब से 1% के हिसाब से 1000 रुपए का वो टैक्स पे करेगा। क्लियर हो रही है अच्छी से? चलो सर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ सप्लाई। अब ध्यान से समझना, अगर मैं रेगुलर डीलर ऑप्ट करता हूं यानी कि मेरे पास में रेगुलर स्कीम है तो मैं इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों सप्लाई कर सकता हूं। इंट्रास्टेट का मतलब विद इन स्टेट और इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है और मैं चाहता हूं कि सर मैं फॉर एग्जांपल एमपी से हूं और मैं चाहता हूं कि मैं राजस्थान में किसी पर्सन को गुड्स सप्लाई करूं, तो ऐसे केसेस में आपके पास में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप अदर स्टेट गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर एक ड्रॉबैक ये आता है कि जिस भी पर्सन ने अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है कंप्लायंसेस को कम करने के लिए, तो वो पर्सन अदर स्टेट गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर उस पर्सन को अदर स्टेट में अगर गुड्स की सप्लाई करनी है तो उसको रेगुलर डीलर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट आउट करके रेगुलर डीलर में जाना होगा। तो सबसे मेन कंडीशंस आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर आप रेगुलर कंपोजिट डीलर में हैं तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है कि मैंने किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज किया, फॉर एग्जांपल उस गुड्स का रेट था 1000 रुपीज, उस पर 180 रुपीज का उसने टैक्स लगा के बिल दिया। मेरे लिए जो प्राइस था वो था सिर्फ 1180 रुपया। अब यही गुड्स मैं किसी भी पर्सन को 1100 रुपये में सेल्स करूंगा यानी कि 100 रुपये का मैं प्रॉफिट मार्जिन कमाऊंगा और मैं उस पर 18% टैक्स चार्ज करके 198 रुपीज में उसको जीएसटी लगाऊंगा यानी कि ये हो जाएगा सर 1298 रुपये। अब ये जो 198 रुपीज जो मैंने सामने वाले पर्सन से जो टैक्स कलेक्ट किया ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन से जो भी टैक्स मैं कलेक्ट करता हूं मैं अपनी जेब में नहीं रख सकता, ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन जो भी टैक्स मैंने ऑलरेडी यहां पर 180 रुपए का पे किया हुआ है ये मैं माइनस कर दूंगा और 18 रुपए का जो टैक्स बचेगा, 100 पर जो 18 रुपए का जो टैक्स बचेगा ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो जो 180 रुपीज जो मैंने माइनस किए उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो रेगुलर डीलर जो भी होता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है क्योंकि वो फर्दर सप्लाई कर रहा है, फर्दर सप्लाई में सामने वाले पर्सन से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपोजिट डीलर की, तो कंपोजिट डीलर के केसेस में क्या होता है कि वो सामने वाले पर्सन से जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है। जब सामने वाले पर्सन से अगर वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है तो उसको परचेस पर टैक्स जो भी पे करता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्सन ने 1000 रुपए का गुड्स परचेस किया, उस पर 180 रुपीज का सामने वाले पर्सन ने टैक्स चार्ज किया क्योंकि वो तो रेगुलर डीलर है, तो उसके लिए कितनी प्राइस हो गई सर 1180। अब ये जो 1180 है तो 180 का अगर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है तो 1180 उसकी क्या बन जाएगी सर, कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। और इसके लिए रेगुलर डीलर वाले के लिए कॉस्ट कितनी है 1000 रुपीज, लेकिन
कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए कॉस्ट कितनी बन जाएगी उस गुड्स की? 1180 रुपया। क्यों? क्योंकि उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो जब आप रेगुलर डीलर या कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको यह भी समझना है कि सर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं लेनी है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, या फिर अगर आप विद इन स्टेट ही गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल टू चूज एनी स्कीम। अब यहां पर रेगुलर डीलर की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, वो सिंपल अगर किसी भी स्कीम में नहीं है तो वो रेगुलर डीलर में जाएगा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए क्या है कि अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है और वो चाहता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करूं क्योंकि मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं हो, अगर रेगुलर डीलर में आना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ई कॉमर्स ऐप प्लेटफॉर्म पे अगर कर रहे हैं, नॉट एलिजिबल। मैन्युफैक्चरर्स, आइसक्रीम, टोबैको, एक्सीडिंग डेफिनेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड डोंट फॉल अंडर दिस स्कीम। अगर इनकी कोई भी सर्विस अप्लाई कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। चल अब बात करते हैं कि अगर कोई रेगुलर डीलर है तो वो क्या करेगा सर? एक टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है, गुड्स का रेट भी होगा और साथ में जीएसटी का भी अमाउंट होगा कि मैंने उससे कितना % जीएसटी चार्ज किया हुआ है। दैट्स कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। और एक जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। लेकिन अगर कंपोजिट डीलर्स की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। क्यों? वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलो अब बात करते हैं कि सर जीएसटी का पेमेंट कैसे होगा। अगर हम रेगुलर डीलर की बात कर रहे हैं तो वो टैक्स पेमेंट होगा उसका जीएसटीआर 3B में। कहां पे होगा सर? जीएसटीआर 3B में। जो भी उसका आउटपुट होगा, आउटपुट से वो इनपुट को सेट ऑफ करेगा, जो भी बचेगा वो जीएसटीआर 3B में उसका पेमेंट करेगा। आरसीएम की अगर कोई भी सर्विस ले रहा है वो, जिसपे आरसीएम के थ्रू टैक्स का पेमेंट कर रहा है, फिर भी वो करेगा आपके जीएसटीआर 3B में। अगर हम बात करते हैं कंपोजिट डीलर की तो ये पे करते हैं सर CMP 08 फॉर्म में। कब पे करते हैं? CMP 08 फॉर्म में। क्लियर हो गया? चलो कंप्लायंसेस लॉट। कंप्लायंसेस यहां पर रेगुलर डीलर में बहुत सारे होते हैं और कंपोजिशन स्कीम में थोड़े से कम कंप्लायंसेस होते हैं। अब यहां पर हमने दोनों के कंपेयर को हमने यहां पर डिटेल में समझा। अब दोनों कंपेयर करने के बाद एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मुझे कंपोजिशन स्कीम अगर ऑप्ट करनी है तो मेरे को 3 चीजें मेरे को ध्यान में रखनी है। कितनी चीजें मुझे ध्यान में रखनी है सर? अगर मुझे कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है तो 3 चीजें मुझे ध्यान रखनी है। अगर ये 3 चीजें अगर मैं ध्यान रखूंगा तो ही मैं कंपोजिशन स्कीम को मैं ऑप्ट कर सकता हूं। चलिए कौन कौन सी 3 चीजें, पहले उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहली, इंटर स्टेट सप्लाई। दैट मीन्स कि अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की, मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। सेकेंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर जो भी मैं गुड्स परचेज करता हूं या फिर जो भी मैं सर्विस परचेज करता हूं उस पर जो भी टैक्स लग के आता है या सामने वाला पर्सन मेरे से जो टैक्स चार्ज कर रहा है उसका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो मेरी क्या हो जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर हो गया आपको यहां तो इजीली? एंड नंबर 1, आपको आपकी जेब से 1% 2% जो भी टैक्स रेट है वो आपको पे करना होगा। कंप्लायंसेस आपको कम करने होंगे। ये कुछ कंडीशंस है, जिस कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाइड कर रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो। लेकिन अगर मेरा मानना है तो मैं ये चाहता हूं कि आप कंप्लायंसेस से डरे नहीं, और कंप्लायंसेस से बेटर ये रहता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करें और एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स से सप्लाई करके अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करें। तो आप रेगुलर डीलर में रहिए, कंपोजिट डीलर में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दोनों पहलुओं को, एक हमने समझा कंपोजिट डीलर को, दूसरा समझा हमने रेगुलर डीलर को। दोनों के बीच में कंपैरिजन हमने किया। आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है? अगर ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में आप जरूर बताना कि सर हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।